Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the topic soil conservation, water and problems on water availability in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या यूँ कहूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे हमारी लाइफ से रिलेटेड भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फर्स्ट टॉपिक विल टेक सॉइल कंजर्वेशन, यानी सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे वो है सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल को बचाना. यानी सॉइल जो है वो ख़राब होती है, डिग्रेड होती है, तो उसको हम कंजर्व कैसे करें, बचाएं कैसे. हेयर आर सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर गिवन बिलो. यहाँ पर कुछ मेथड्स दे रखे हैं सॉइल कंजर्वेशन के, जिनको पिक्चर के थ्रू आपको समझाया गया है. सो लेट्स सी दीज पिक्चर्स फर्स्ट. सो फर्स्ट पिक्चर इज फिगर इज, देखिए, कॉन्टूर प्लाइंग. कॉन्टूर प्लाइंग क्या होता है? प्लाइंग क्या होता है कि थोड़ा सा, कॉन्टूर का मतलब होता है थोड़ा सा उभार लेके, यानी थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर की ओर उठाते हुए प्लाइंग करना, यानी खेतों की जुताई करना. फिर ये है शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं कि अगर आपने देखा होगा, फील्ड के बिल्कुल जो बाउंड्री होती है वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ को एक बेल्ट की तरह एक रो में उनको ग्रो किया जाता है. इससे क्या होता है, ये हमारे सॉइल के लिए प्रोटेक्टर बन जाते हैं. फिर इसके बाद है टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग आप देख रहे हैं जिस तरह से टेरेस फार्मिंग किस तरह से बना हुआ है ना, कि जैसे जस्ट लाइक स्टेप फार्मिंग होती है उस तरीके से. इससे क्या होता है कि मिट्टी जो है, अगर ऊपर से पानी आता भी है, बारिश का पानी आता है, तो उससे मिट्टी जो है वो आगे फ्लो करके नहीं जाती, ना ही कि वो ब्लो हो जाती, यानी उड़ती भी नहीं है इसके कारण. फिर ये है मल्चिंग. मल्चिंग में क्या होता है, जो आप बीज की, जो क्रॉप के बीज की जगह देख रहे हैं, खाली जगह, इसको जो है कवर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर के साथ, ताकि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो बना रहे. फिर इसके बाद एक है इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग क्या चीज़ होती है, देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े डिफरेंस पर, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर डिफरेंट टाइप की फसल को ग्रो करना, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करना. इससे क्या होता है, जो बीज की जगह भी काम आ जाती है, और अगर बीज की जगह कुछ ना हो तो यहाँ से जो सॉइल है हमारी उड़कर या बहकर आगे चली जाएगी, इसलिए ऐसा किया जाता है. फिर ये है रॉक डैम. रॉक डैम क्या चीज़ होती है, जब पीछे से पानी बहुत फ्लो के साथ आ रहा होता है तो उसके फ्लो को कम करने के लिए ऐसे किया जाता है, ताकि वो आगे फील्ड्स में बहुत ईजीली जाए और हमारी सॉइल को कोई हार्म ना पहुँचाए. सो अब चलते हैं इनके बारे में और डिटेल में जानकारी लेने के लिए. लेट्स सी. फर्स्ट इज मल्चिंग. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. यानी कि जब जो बेयर ग्राउंड का मतलब होता है खाली पड़ी ज़मीन पर, जो कि प्लांट्स के बीच में होती है खाली ज़मीन, उसको किससे कवर किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर की लेयर से. और ये क्या करता है, सॉइल के मॉइस्चर को बचाने में बहुत हेल्प करता है. फिर है कॉन्टूर बैरियर्स, जो हमने देखे थे. स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग विद द कॉन्टूर्स. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. और देखिए क्या होता है कि जो कॉन्टूर्स होते हैं उनके साइड में स्टोन होते हैं, ग्रास होती है, सॉइल, उससे थोड़ा सा ना एक बैरियर बनाया जाता है, ताकि यहाँ से जो हमारी सॉइल है वो फ्लो करके या ब्लो करके कहीं इधर उधर ना जाए. और साथ में सामने इनके ट्रेंचेस भी बनाए जाते हैं कि जो पानी अगर बह गया आगे पानी से, है ना, तो वो पानी को कलेक्ट कर लेगा आगे वो. फिर इसी तरह से रॉक डैम, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, रॉक्स आर piled up to slow down the flow of water and also help to prevent gullies and further soil loss. और इस तरह से रॉक जो होती हैं, रॉक्स लगा के एक तरह से उनको हम जो वाटर का फ्लो होता है उसके बीच में हम ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देते हैं. इससे क्या होता है कि आगे जो वाटर फ्लो होता है वो कम हो जाता है और हमारे सॉइल को वो कम नुकसान पहुंचाता है. फिर इसके बाद है टेरेस फार्मिंग.
टेरेस फार्मिंग क्या होती है? ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑन टेरेसेस और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that flat surfaces are available to grow crops, thus reducing surface runoff and soil erosion. देखिए आपने देखा होगा जहाँ पर हिली एरियाज होते हैं वहाँ तो बहुत स्लोप्स होते हैं, वहाँ पर एक ऐसी प्लेन फ्लैट सरफेस कैसे आए? तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए स्लोप्स बनाए जाते हैं, है ना, और सॉरी स्टेप्स बनाए जाते हैं जिससे कि हम वहाँ पे क्रॉपिंग कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं. फिर एक है इंटरक्रॉपिंग. Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash. Rain wash से soil को protect करने के लिए क्या किया जाता है? अलग अलग टाइम पर alternate rows पर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. इससे क्या होता है? जो हमारी सॉइल की फर्टाइल पावर है वो तो बनी ही रहती है, साथ में सॉइल जो है वो फ्लो होके या ब्लो होके इधर उधर नहीं जाती है. फिर हमने देखा था कॉन्टूर प्लाउइंग. कॉन्टूर प्लाउइंग का मतलब क्या होता है? प्लाउइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर्स फ्रॉम वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप. यानी प्लाउइंग जो है वो पैरेलल की जाती है और कॉन्टूर्स के रूप में हिल स्लोप के जो आपने देखा होगा कि मैंने अभी बताया था कि थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर की ओर उठा के, और इस तरीके से वो किया जाता है कॉन्टूर प्लाउइंग. फिर है शेल्टर बेल्ट्स. इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. यानी जहाँ पर हवा बहुत तेज़ी के साथ चलती है वहाँ पर ये शेल्टर बेल्ट्स बनाई जाती हैं ताकि मिट्टी जो है वो उड़कर कहीं दूसरी जगह ना जा सके. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. 3/4 of Earth's surface is covered with a vital renewable natural resources known as water. तो जो हमारी अर्थ का सरफेस है, 3/4 सरफेस है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो है उससे वो कवर्ड है और उसको हम वाटर के रूप में जानते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओशंस कवर अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. जो ओशंस हैं वो अर्थ के 2/3 सरफेस को कवर करते हैं और सपोर्ट किसको करते हैं? वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ को वो प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो जिंदा रहें. हाउएवर इट इज़ सेलाइन एंड नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. हालांकि ये खारा पानी होता है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयोगी नहीं है, ह्यूमन के लिए उपयोगी नहीं है. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7% and 70% of these occur as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain region, and they are inaccessible because of their location. देखिए जो फ्रेश वाटर है वो केवल 2.7% ही है और इस 2.7% में भी जो उसका 70% है वो हम आइस शीट्स के रूप में जमा हुआ है या ग्लेशियर्स के रूप में वो बिल्कुल वो फ्रीज हो रखा है. और ये जो ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन में जो इतनी सारी आइस होती है उनके रूप में ये सारा का सारा जो पीने लायक पानी है वो वहाँ पर जमा हुआ है. तो लेकिन इनकी जो लोकेशन होती है वो भी इनएक्सेसिबल होती है ताकि सब लोग तो वहाँ पहुँच नहीं पाते, तो इसलिए ये तो हमारे लिए यूज़फुल है ही नहीं. Thus only 1% of fresh water is useful for human कंजम्पशन. यानी सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है जो कि हम सारे ह्यूमंस की कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है. तो आज से आप ध्यान रखिएगा, कृपया वाटर को वेस्ट ना करें. और इसके साथ एक बात बता दूं कि टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास ओपन किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको जो वीडियो सर्च करने की दिक्कत आती है वो आपको नहीं होगी, क्योंकि वहाँ सारे वीडियोस का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा. इसके बाद ये है कि वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. यानी वाटर को ना तो ऐड किया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है. हाँ, इसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है. Its abundance seems to vary only because of the constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff.
देखिए क्या होता है कि कई कई जगह हमें ऐसा लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा बहुत सारी जो प्रोसेस हैं जैसे इवेपोरेशन है, प्रेसिपिटेशन यानी वापस पानी गिरना, रन ऑफ है, इनके कारण ये हमें ऐसा नज़र आता है, जबकि ऐसा है नहीं। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज कांस्टेंट। दिस इज यू ऑलरेडी नो इज रेफर्ड टू एज द वाटर साइकिल, और इसी को ही हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो वाटर है वो इवेपरेट होता है, फिर बादल बनते हैं, कंडेंस होता है, फिर वो पानी के रूप में नीचे रेन के रूप में गिर जाता है, फिर कलेक्ट होता है, फिर इस तरह से ये जो साइकिल है वाटर साइकिल ये चलता रहता है, और इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी पानी की उपलब्धता की समस्याएं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। देखिए दुनिया के ज़्यादातर जो देश हैं, ज़्यादातर हिस्से हैं ना, वो आज पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टिबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैसिटी, यानी जो कंट्रीज़ हैं वो क्लाइमेटिक जोन में है ज़्यादातर, वो इस सूखे से इनका सामना कर रही हैं या पानी की कमी का सामना वो कर रही हैं। Thus water shortage may be the consequences of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। क्या होता है कि ये जो पानी की कमी होती है, कई बार तो जो सीजनल है या एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पानी की कमी नहीं होती, लेकिन जहाँ बारिश की कमी होती है वहाँ पानी की भी कमी होती है। ये तो एक रीज़न है ही, बल्कि ये रीज़न ये भी है स्कैसिटी का, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जब हम उसका ओवर यूज़ करने लग जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पानी मिल नहीं पाता, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर वाटर सोर्सेज कंटामिनेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएं, तब भी वाटर की स्कैसिटी हो जाती है। तो ये 3 मेन रीजंस हैं जिनके कारण प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी होती है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the first question is why soil conservation is needed? Soil conservation needed क्यों है, क्या ज़रूरत है उसकी? Soil conservation is very important and much needed for us because बाद में लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है, us के बाद लिखना है, because it saves the soil through harsh weather एंड स्टॉप्स इरोजन। क्या होता है अगर हम सॉइल कंजर्व करते हैं तो ये हमें जो है सॉइल को किससे बचाता है, हार्श वेदर से बचाता है, और इरोजन यानी जो उसका उड़ना है या बहना है उससे भी बचाता है अगर हम सॉइल कंजर्वेशन करें तो। इट एनकरेजेस प्लांट्स ग्रोथ विच इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, और ये जो है प्लांट्स की ग्रोथ को भी एनकरेज करता है, क्योंकि अगर हम सॉइल कंजर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ मेथड तो अपनाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारी प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ेगी, यानी उसको एनकरेज करता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मल्चिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। आपको मल्चिंग और इंटरक्रॉपिंग के बीच में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम मल्चिंग लेते हैं। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। जो मल्चिंग होता है वो जो खुली ग्राउंड होती है, यानी बेयर ग्राउंड का मतलब खाली ज़मीन प्लांट्स के बीच में, उसको कवर्ड किया जाता है किससे, ऑर्गेनिक मैटर से, ताकि जो हमारी सॉइल का मॉइस्चर है वो रिटेन रह सके, वो बचा रह सके। और इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, यानी सॉइल को रेन वॉश से बचाने के लिए डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेट रोज पर लगाया जाता है और इसको डिफरेंट समय भी बोया जाता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि वो सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए होता है और ये सॉइल को वॉश से बचाता है, यानी रेन वॉश से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए केवल 1% फ्रेश वाटर ही क्यों यूजफुल है। देखिए ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बिकॉज ओनली 2.7% ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड। सिर्फ
2.7% वाटर ही, फ्रेश वाटर ही हमें मिलता है, एंड अबाउट 70% ऑफ दिस फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, और इसमें से भी जो 70% है वो हमें बर्फ की चादरों के रूप में मिलता है, एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स एरिया रीजन्स। तो क्या होता है, आइस शीट्स के रूप में मिलता है और साथ में ग्लेशियर्स के रूप में हमें मिलता है, जो कि अंटार्कटिका में या ग्रीनलैंड में या जो माउंटेनी एरिया होता है, हिली एरिया होता है, वहाँ पर ये हमें मिलता है। इसलिए 1% फ्रेश वाटर जो है वो ही हमारे लिए यूजफुल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस, एक्सप्लेन। अर्थ के सरफेस पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है वो बताना है। तो देखिए, ओशंस कवर अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। जो ओशंस हैं, महासागर हैं, वो पृथ्वी का 2/3 भाग को कवर किए हुए हैं। However, it is saline and not useful for human consumption. हालांकि ये खारा पानी है इनका और ह्यूमन के कंजप्शन के लिए नहीं है। Fresh water accounts only 2.7% and 70% of these occurs as ice sheets. Thus, only 1% of fresh water is useful for ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि अभी भी मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 2.7% ही है जो फ्रेश वाटर है, और उस 2.7 में से भी 70% जो है वो आइस शीट के रूप में जमा हुआ है, और केवल 1% फ्रेश वाटर ही है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आपको अवेलेबल होता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सही टाइम से मिल जाए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।